my dear students. In this video, I'm going to talk about section 50 in detail and very particularly about the block of assets. This video is very important, not from the point of view of the chapter income from capital gain just, but also the other chapter profit and gains of business and profession. Both the chapters have the this concept in detail, the block of assets. So in this video, I am talking about the capital gain arising out of these block of assets. So, whenever the selling price is more than cost price, अगर बेचने की कीमत खरीदने की कीमत से ज़्यादा होगी तो क्या मिलेगा? गेन. तो वही मैं कह रही हूँ, मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बोला था कि सेक्शन 50 के हिसाब से अगर आप डेप्रिशिएबल एसेट्स को बेचते हैं तो अगर मिलने वाले पैसे द कंसिडरेशन अमाउंट द सेलिंग प्राइस इज मोर देन द कॉस्ट प्राइस, तो जो गेन होगा वो हमेशा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा, क्योंकि इन डेप्रिशिएबल एसेट को हमेशा ही शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट माना जाता है इररिस्पेक्टिव ऑफ द पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ दीज एसेट्स कि आपने इतने कितने समय से अपने पास होल्ड करके रखा हुआ है, इवन देन वो हमेशा शॉर्ट टर्म नेचर की ही रहेंगी. तो वापस चलते हैं अपने कंसेप्ट पर. सेलिंग प्राइस जब कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होता है तो मिलता है गेन. बिल्कुल वैसे ही सेलिंग प्राइस के लिए यहाँ पर टर्म यूज़ किया जा रहा है फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन. Selling price means full value of consideration when this is consideration, the selling price is more than the total of these three. ये तीनों क्या है? ये एक तरह के कॉस्ट प्राइस है. इन तीनों का टोटल, इन तीनों का एग्रीगेट हमें लेना है, जिनमें आते हैं नंबर 1 एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर. इन पर्टिकुलर डेप्रिशिएबल एसेट्स को बेचने के लिए, ट्रांसफर करने के लिए एक्सक्लूसिवली आपने जो एक्सपेंसेस इनकर करे हैं, जैसे कि किसी तरह की स्टैम्प ड्यूटी पे करिए, कोई रजिस्ट्रेशन चार्जेस, कोई लीगल एक्सपेंसेस, कोई एडवर्टाइजमेंट, कोई ब्रोकरेज, कोई कमीशन, वो ले लेंगे. नंबर 2, आपको इन डेप्रिशिएबल एसेट्स की वो वैल्यू नहीं लेनी है जितने में आपने इन्हें खरीदा था, बल्कि इसी साल, जिस साल आप ये ट्रांसफर कर रहे हैं, बेच रहे हैं, उसी साल के बिगिनिंग में इसकी रिटन डाउन वैल्यू कितनी थी. व्हाट वाज द ओपनिंग रिटन डाउन वैल्यू ऑफ द ब्लॉक. नंबर 3, क्या आपने इसी ब्लॉक ऑफ एसेट के अंदर कोई और न्यू एसेट भी इस साल खरीदी थी, तो उसकी पूरी कीमत ले लेंगे. एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एनी न्यू एसेट एक्वायर्ड इन द ब्लॉक ड्यूरिंग द ईयर. मैं बार बार ब्लॉक वर्ड का यूज कर रही हूँ, तो पहले हम ब्लॉक के बारे में बात कर लेते हैं, वापस से हम इसके ऊपर आएंगे. ब्लॉक ऑफ एसेट्स. ब्लॉक ऑफ एसेट्स का क्या मतलब है? It means the group of assets falling within a class of assets in respect of which same percentage of depreciation is prescribed. एक ऐसी ग्रुप ऑफ एसेट जो कि फॉल करती हैं सिमिलर क्लास के अंदर, एक ही क्लास के अंदर, उन पर एक ही रेट ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है. जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने एक नीचे डायग्रामेटिकली अपनी बात रखने की कोशिश करी है. ब्लॉक वन में है सारी बिल्डिंग्स, सपोज बिल्डिंग ए, बिल्डिंग बी, बिल्डिंग सी एंड बिल्डिंग डी. इन पर डेप्रिसिएशन होता है 5% और मैंने इन सबको एक ब्लॉक में डाल दिया. देन मैं बात कर रही हूँ दूसरे सिमिलर एसेट्स की जिन पर 10% डेप्रिसिएशन है. ये फर्नीचर है, ये है फर्नीचर पी, फर्नीचर क्यू, फर्नीचर आर, फर्नीचर एस. देन मैं बात कर रही हूँ मशीनरी की, और चलिए मैं इसको पी क्यू आर एस करना चाहती हूँ बिकॉज आई एम गोइंग टू डू ए क्वेश्चन विद यू इन विच आई विल बी टॉकिंग अबाउट machinery, in which I'll be talking about not machinery but plants, and these plants are PQRS. So I'll be changing the names of the furniture. They'll not be PQRS. Let name them LMNOP. So these are furniture LMNO, and machinery are WXYZ. These are the machineries which have the rate of depreciation at the rate 20%, and PQRS are plants. These have the rate of depreciation 15%. तो ये एक ही ग्रुप ऑफ एसेट जिनमें कुछ सिमिलैरिटी है, क्योंकि सारी बिल्डिंग्स हैं, ये सारे फर्नीचर हैं, ये सारी मशीनरी हैं, ये सारे प्लांट्स हैं. हमने इनको एक एक ब्लॉक में डाल दिया है और इनका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन भी सेम है, इसलिए ये एक ही ब्लॉक में फॉल करते हैं. तो ब्लॉक का मतलब आपको समझ आ गया है. अब हम ब्लॉक का वर्ड का इस्तेमाल करते हुए अपने कंसेप्ट पर चलते हैं कि हम क्या समझना चाहते हैं इस वीडियो में, कि जब ब्लॉक पूरा बिक जाए या आधा बिके तो उसकी इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से क्या ट्रीटमेंट होती है. तो कमिंग बैक टू द पॉइंट कि जब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होता है तो गेन होता है. यहाँ पर सेलिंग प्राइस का मतलब हमारे इनकम टैक्स एक्ट में क्या वर्ड यूज़ किया जाता है, क्या फ्रेज यूज़ किया जाता है? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन. और कॉस्ट प्राइस का मतलब यहाँ डेप्रिशिएबल एसेट्स ये ब्लॉक ऑफ एसेट्स के लिए ये शब्द का मतलब है CP मीन्स दीज थ्री टर्म्स का टोटल. नंबर 1 इज
आपने बेचने के लिए कितना खर्चा किया। नंबर 2 इज़ जिन एसेट्स को आप बेच रहे हो, जिस ब्लॉक ऑफ एसेट को आपने टच किया है बेचने के लिए, चाहे पूरा बेच दो चाहे आधा बेचो, उसकी स्टार्टिंग में साल के बिगिनिंग में प्रीवियस ईयर के बिगिनिंग में रिटन डाउन वैल्यू कितनी थी। नंबर 3, क्या आपने इसी ब्लॉक ऑफ एसेट के अंदर कोई न्यू एसेट भी खरीदी है इसी प्रीवियस ईयर के दौरान। इन तीनों का टोटल विल गिव यू द कॉस्ट प्राइस। अगर कंसिडरेशन का फिगर इन तीनों के टोटल से ज़्यादा है तो जो आंसर निकल कर आएगा दैट विल बी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। मैंने शॉर्ट टर्म क्यों बोला, क्योंकि मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया था सेक्शन 50 के हिसाब से जो भी आप डेप्रिशिएबल एसेट्स को बेचते हैं तो मान लीजिए कि आपने डेप्रिशिएबल एसेट जो बेची है उनसे प्राप्त हुआ गेन जो है वो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट से ही प्राप्त हो रहा है, क्योंकि ये डेप्रिशिएबल नेचर की हैं, चाहे आपके बिजनेस में ये 20 साल से पड़ी हों। इवन देन दीज आर शॉर्ट टर्म, क्योंकि ये तो डेप्रिशिएबल नेचर की हैं। अब हम चलते हैं अपने कंसेप्ट में आगे। अगर आपका एस मतलब क्या है, मैंने यहाँ पे एस टर्म डिनोट किया है फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन को और सी टर्म डिनोट किया है अपने एग्रीगेट ऑफ दीज कॉस्ट के आइटम्स को। अगर आपका एस बी से ज़्यादा है तो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा, जो कि कैसे निकलेगा, एस माइनस सी इट इज इक्वल टू एस टी सी जी। ये तो निकल आया आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। लेकिन अगर आपका एस सी से कम है, आपको मिलने वाला सेल प्राइस जो है वो आपके कॉस्ट प्राइस से कम है, तो उस केस में हमें दो चीज़ें चेक करनी पड़ेंगी, क्या सिचुएशन 1 है या 2 है। सिचुएशन 1 क्या है, क्या आपका ब्लॉक पूरा खत्म हो गया है, क्या आपने सारी एसेट्स बेच डाली जो उस पर्टिकुलर ब्लॉक की थी। सपोज अगर मैं बात करती हूँ फर्नीचर की, तो मैंने अभी आपको फर्नीचर बोला था LMNO, क्या आपने चारों फर्नीचर बेच दिए, क्या वो ब्लॉक ऑफ फिनिश हो गया आपके बिजनेस से, एग्जिस्ट क्या वैनिश कर चुका है। अगर ऐसा है तो आपका जब एस सी से कम है और ब्लॉक हो गया है फिनिश, तो आपको सी माइनस एस जो लोगे, कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है सेल प्राइस कम है, तो जो आंसर आएगा दैट विल बी शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। ये तो सिंपल है, जब एस सी से ज़्यादा है तो गेन है और जब सी एस से ज़्यादा है तो लॉस है। लेकिन ऐसा अगले सिचुएशन में नहीं है, वो इतनी सिंपल नहीं है। वो क्या सिचुएशन है कि अगर आपका ब्लॉक अभी भी बचा है, 4 फर्नीचर थे LMNO, बट आपने चारों नहीं बेचे, 2 बेचे हैं या 1 बेचा है या 3 बेचा है, अभी भी वो ब्लॉक बचा है आपके बिजनेस में, ओनली द पार्ट ऑफ द ब्लॉक इज सोल्ड, चाहे 50%, 60%, 10%, बट स्टिल अभी कुछ उसमें से बाकी रह गया है। तो उस केस में सी और एस का डिफरेंस क्या होगा, सी माइनस एस। एस अगर सी से ज़्यादा होता तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, वो तो गेन ही होता। लेकिन अगर सी एस से ज़्यादा है तो सी माइनस एस विल गिव यू क्लोजिंग रिटन डाउन वैल्यू ऑफ द रिमेनिंग ब्लॉक, बचे हुए ब्लॉक की रिमेनिंग WDV, जिसपे अगले साल लगाया जाएगा डेप्रिसिएशन। इसको दूसरी वर्ड्स में कह सकते हैं WDV ऑफ द ब्लॉक at the end of the year on which depreciation will be charged as per section 32. मैंने आपको बोला अगर सेल प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा, अगर सेल प्राइस कम है कॉस्ट प्राइस ज़्यादा था तो आपको दो सिचुएशन चेक करनी है, क्या ब्लॉक अभी बिजनेस में बचा है या नहीं बचा। अगर नहीं बचा तो कॉस्ट प्राइस जो कि ज़्यादा है उसमें से सेल प्राइस डिडक्ट करके ये हो गया शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। लेकिन अगर अभी बचा है बिजनेस में तो सी माइनस एस इज नॉट द लॉस का फिगर, इट इज़ द क्लोजिंग रिटन डाउन वैल्यू ऑफ द रिमेनिंग ब्लॉक, बचे हुए ब्लॉक की WDV है जो इस पर अगले साल लगाया जाएगा डेप्रिसिएशन। आपको मेरी बात बेटर समझ आएगी जब आप मेरे साथ एक इलस्ट्रेशन देखेंगे। ओके सो मैंने गिरीश आहूजा जी की बुक का पेज नंबर 317 एज इट इज़ आपको दिखा रही हूँ। ये क्वेश्चन मैं आपको समझा देती हूँ कि इन्होंने कैसे किया है। यहाँ पे हम अपने कंसेप्ट का एप्लीकेशन देखेंगे। दिस इज इलस्ट्रेशन नंबर 7.23। तो पहले इस इलस्ट्रेशन में उन्होंने एक टॉपिक पिक किया है वेयर द पार्ट ऑफ द ब्लॉक इज सोल्ड, जहाँ पर आपने पूरा ब्लॉक नहीं बेचा बल्कि सिर्फ उसका एक पार्ट बेचा है। जैसे कि मिस्टर आर के पास फॉलोइंग एसेट्स थी ऑन 1 अप्रैल 2020, प्लांट पी प्लांट क्यू, ये दो उसके पास पहले से थे, उनका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन था 15%, और ये एक ही ब्लॉक के आइटम्स हैं, एक ही ब्लॉक की प्लांट्स है PNQ, इनका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन सेम है और इनकी साल की शुरुआत में वैल्यू थी 80,000 एंड 60,000। देन ड्यूरिंग द ईयर मिस्टर आर ने 2 प्लांट और खरीदे हैं, आर और एस, इनको भी इसी ब्लॉक के अंदर डाला क्योंकि इनका भी रेट ऑफ डेप्रिसिएशन सेम है 15%, 15%, और ये दोनों भी प्लांट्स हैं। देन इनको कितने में खरीदा, प्लांट आर को खरीदा है 40,000 में ऑन 15 अप्रैल, लेकिन प्लांट एस को खरीदा है 20,000 में ऑन 15 सितंबर। आपको आगे बताया गया है प्लांट पी इज सोल्ड ऑन 15
March 2021 for 2,20,000. Compute the depreciation if any and the capital gain. वो पूछ रहे हैं आपसे, बताइए depreciation कुछ निकल कर आता है या नहीं, या कुछ gain निकल कर आता है या नहीं. अगर निकल कर आता है तो बताइए कितना. तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि gain निकल कर आता है कि नहीं. So the short term gain will be computed as under. सबसे पहले हम लेंगे full value of consideration. हमने ये कितने में बेचा, इसको हम लिख सकते हैं full value of कंसिडरेशन. हमने इस एसेट को बेचा है इस प्लांट पी को बेचा है 2,20,000 में. तो ये हमारे फॉर्मेट जो आपको सिखाया गया था शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन निकालने का एज पर सेक्शन 48, वो यही है कि सबसे पहली लाइन में लिख लेते हैं सेल प्राइस कि कितने में बेचा गया, 2,20,000 में बेचा गया, माइनस करेंगे कॉस्ट प्राइस. मैंने आपको बोला था कॉस्ट प्राइस है 3 चीज़ों का सम. पहले कि इन ब्लॉक ऑफ एसेट्स की साल की शुरुआत में कितनी वैल्यू थी. दूसरा, इनको बेचने पे क्या कोई एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर इनकर करे गए हैं. तीसरा, क्या कोई नई एसेट इस ब्लॉक में खरीदी गई है. एक बार फिर से देख लीजिए क्या 3 चीज़ें बताई हैं. इन प्लांट पी को बेचने में क्या कोई ट्रांसफर में कोई खर्चा हुआ है. प्लांट पी और क्यू की साल की शुरुआत में वैल्यू कितनी थी. और क्या कोई नई एसेट इसी ब्लॉक के अंदर खरीदी गई है. जी हाँ, आर और एस खरीदी गई है. तो 3 में से पहला आइटम हमारे करंट क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ, सिर्फ सेकंड और थर्ड दे रखा है. तो चलते हैं अपने क्वेश्चन पे वापस. व्हाट इज द ओपनिंग रिटर्न ऑन वैल्यू ऑफ द ब्लॉक. प्लांट पी और क्यू की शुरू में वैल्यू कितनी थी. 80,000 प्लस 60,000, मतलब कि 1,40,000 वॉज द वैल्यू इन द बिगनिंग. देन क्या कोई नई एसेट खरीदी गई थी इसी ब्लॉक में. जी हाँ, 40,000 और 20,000 की नई एसेट खरीदी गई थी. एंड तीसरी चीज़ क्या लेस करनी होती, क्या कोई पी प्लांट को बेचने के लिए क्या कोई खर्चा किया गया, एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर हुए हैं, जो इस क्वेश्चन में दे नहीं रखे, तो हम लेस नहीं करेंगे. तो 2,20,000 में से हम लेस करेंगे 2 लाख रुपीज़, तो हमारा आंसर आता है 20,000 रुपीज़. दिस इज द शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन. देन अब हम इस क्वेश्चन की एक्सटेंशन पर चलते हैं. अगर वो हमसे क्वेश्चन में एक चीज़ बदल देते हैं और कहते हैं कि in illustration number 7.23 what will be the capital gain if the sale consideration of the plant P is 1,80,000. आपने उसे 2,20,000 में नहीं बेचा बल्कि 1,80,000 में बेचा है. तो जब आप 2,20,000 की जगह यहाँ पे लिखेंगे 1,80,000, जब उसमें से 2 लाख लेस करेंगे तो आपका आंसर नेगेटिव में आ रहा है, बिकॉज योर CP इज मोर देन S. सो यू विल राइट डाउन, सिंस ये ब्लॉक अभी भी बचा है बिजनेस में, QRS आपके बिजनेस में जो मैंने अभी फिगर बनाया था, ये PQRS 4 प्लांट से, उसमें से क्यू को हमने नहीं बेचा, आर को भी नहीं बेचा, एस को भी नहीं बेचा, लेकिन पी को 1,80,000 में हमने बेच दिया. तो आपका सी जो है दैट इज योर 2 लाख, but your S is 1,80,000. So your S is less than CP. So your answer will be CP minus S, which will be equal to the closing written down value of the block. Remaining one जो बैलेंस रह गए हैं QRS, इनकी लास्ट की रिटर्न डाउन वैल्यू रह जाएगी. मतलब कि 2 लाख में से जब मैं लेस करूंगी 1,80,000 तो मेरा आंसर आएगा 20,000. ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि भाई ये अभी बची हैं, ये गई नहीं है. ब्लॉक स्टिल कॉन्टिन्यूज टू एग्जिस्ट. ये मैंने आपको रूल बताया था कि ब्लॉक अभी भी बच जाए तो आपका आंसर C माइनस S इज नॉट इक्वल टू द लॉस, इट इज इक्वल टू द क्लोजिंग रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ द बची हुई प्लांट्स QRS. लेकिन अब हम क्वेश्चन की अगली एक्सटेंशन पर चलते हैं. अब सवाल बदल गया है. वो कह रहे हैं इसी इलास्ट्रेशन को दोबारा ले लीजिए एंड अज्यूम दैट ऑल द एसेट्स ऑफ द ब्लॉक PQRS सारी बेच दी गई हैं 2,20,000 में, सिर्फ पी को नहीं बेचा. तो आपका आंसर क्या होगा. तो सेल कंसिडरेशन है 2,20,000 और आपका कॉस्ट प्राइस है 2 लाख रुपीज़. तो आपका उस केस में जो आंसर आता है दैट इज योर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑफ 20,000. और अगर इसी PQRS चारों एसेट्स को हम बेचेंगे 1,80,000 में तो आपका आंसर उस केस में आएगा 20,000 का शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस. अगर ज़्यादा में बेचा है 2,20,000 में बेचा है तो है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन. कम में बेचेंगे तो होगा लॉस क्योंकि सारा का सारा ब्लॉक हो गया है फिनिश, वैनिश.
तो जब सारा ब्लॉक हो जाता है फिनिश, उस केस में अगर आपका कॉस्ट प्राइस सेल प्राइस से होता है ज़्यादा तो होता है लॉस। लेकिन अगर ब्लॉक अभी भी बचा है, उस केस में अगर आपका कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से ज़्यादा है तो आपका आंसर होगा क्लोजिंग रिटन डाउन वैल्यू ऑफ द ब्लॉक. So that's it for this video. This is what I wanted to explain you. Do watch out my next video in which I'll be starting the most important part of the chapter. I'll be talking about the exemptions. Thanks for watching. Stay connected. Bye bye.